अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 का लेसन नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है क्वांटिटेटिव कॉन्टेम्परेरी एंड इमर्जिंग व्यू ऑफ मैनेजमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल STG इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 9 में हमने मैनेजमेंट के बिहेवियरल थ्योरीज पर बात की थी। हमने देखा था कि हाइथोरन स्टडी ने किस तरह साबित किया कि मैनेजमेंट सिर्फ मशीनें चलाने का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसानों, उनके रवैयात और उनकी नफ्सियात पर काम करने का नाम है। लेकिन स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है, क्या मैनेजमेंट सिर्फ लोगों को खुश करने का नाम है? क्या तमाम फैसले सिर्फ इंसानी रवैयों को देखकर किए जाएं? तो नहीं स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो मैनेजमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 में हम मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के नेक्स्ट लेवल को देखने जा रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट, ये लेक्चर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे कि आप इसका टाइटल ही देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव। फर्स्ट पर हमारे पास है क्वांटिटेटिव, देन हमारे पास है कॉन्टेम्परेरी एंड नंबर 3 पर है इमर्जिंग व्यूज़। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच में स्टूडेंट हम अपने डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम अपनी लाइफ के हर मैदान में हर एस्पेक्ट से हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम यही कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो पहले मैनेजर किस तरह से कोई भी डिसीजन लेते होंगे, मे बी वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर डिसीजन करते होंगे या फिर अपनी इंट्यूशंस पर। लेकिन स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव अप्रोच ने कहा कि हमें क्या ठीक लगता है, ये हमारा दुरुस्त फैसला करने का तरीका नहीं है, बल्कि हमारे लिए डेटा पर इन्हसार करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, ये थ्योरी ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत मशहूर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब फौज को बड़े बड़े मसाइल हल करने थे, जैसे जहाज़ों और सिपाहियों को कम से कम खर्च और कम से कम वक्त में कैसे मुंतकिल किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथ्स के कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट, जब दुनिया ने देखा कि इनका ये नज़रिया बहुत कामयाब हो रहा है, तो बिजनेस वर्ल्ड ने भी इस मेथड को अपनाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, इस अप्रोच के बेसिकली 2 नाम हैं, पहला ऑपरेशनल रिसर्च और दूसरा मैनेजमेंट साइंस। स्टूडेंट, ऑपरेशनल रिसर्च में हम देखते हैं कि ऑपरेशंस को करने के लिए हम नंबर्स की मदद हासिल करें। जैसे ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, पहले हम उसका न्यूमेरिकली डेटा कलेक्ट करें। और साइंस में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट को एक आर्ट की बजाय एक साइंस के तौर पर देखना चाहिए और हर चीज़ की गिनती होनी चाहिए। स्टूडेंट, ये थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि हम डेली लाइफ में हर जगह इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बजटिंग। स्टूडेंट, बजटिंग में, स्केजुलिंग में, क्वालिटी कंट्रोल और इससे मिलते जुलते हर फैसले के लिए हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, बजटिंग में एक मैनेजर कैसे फैसला करता है कि मैनेजमेंट पर कितना खर्च होगा, प्रोडक्शन पर कितना खर्च होगा, और लास्ट ईयर सेल्स के नंबर्स क्या थे, मार्केट के अदादो शुमार, और इससे किस तरह से मुनाफा हुआ और किस कदर मुनाफा हुआ। तो स्टूडेंट, इसके अलावा शेड्यूलिंग में एक फैक्ट्री का मैनेजर ये तय करता है कि कौन सी मशीन कब चलेगी, वो हर काम में लगने वाला वक्त और वसाइल का हिसाब लगाता है। स्टूडेंट, ये अगले लेक्चर्स में हम चार्ट्स पढ़ेंगे, PERTGANT चार्ट्स।
तो ये मिसालें हम वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करेंगे। स्टूडेंट नंबर 3 पर है क्वालिटी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक फैक्ट्री रोज़ 10,000 बिस्किट बनाती है, तो वो उसकी क्वालिटी किस तरह चेक करती होगी? ऐसा तो नहीं है कि वो हर बिस्किट को चेक करती होगी। इसके लिए भी उन्होंने कुछ अपनी मेजरमेंट्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल, हर 500 बिस्किट में से एक बिस्किट को चेक करना, ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। स्टूडेंट, आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर ने इस काम को बहुत आसान कर दिया है। स्टूडेंट, इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बात हमेशा याद रखें कि ये अप्रोच उस कदर कामयाब नहीं हुई थी या मशहूर नहीं हुई थी जिस कदर बिहेवियरल अप्रोच हुई थी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, कोई भी जो कंपनी होती है वो स्टार्ट से ही अपनी कैलकुलेशन तो करती है, लेकिन ये जो हमने लेक्चर नंबर 9 में पढ़ा बिहेवियरल अप्रोच, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसको डिस्कस नहीं करते। तो यही वजह थी कि ये वाला आइडिया इस कदर मशहूर नहीं हुआ जिस कदर हमारा कौन सा आइडिया मशहूर हुआ था, बिहेवियरल अप्रोच इन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट की कितनी ब्रांचेस हैं। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज आपसे बहुत पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट की कितनी ब्रांचेस हैं। तो स्टूडेंट, इसकी बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं, और इन 3 ब्रांचेस के नाम भी अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, नंबर 1 पर है मैनेजमेंट साइंस, नंबर 2 ऑपरेशनल साइंस, नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशनल साइंस। स्टूडेंट, मैनेजमेंट साइंस मैनेजमेंट का सबसे सोफिस्टिकेटेड हिस्सा है, सबसे पेचीदा। स्टूडेंट, ये इतना पेचीदा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने फैसले को बेहतर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट, ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट का सबसे सोफिस्टिकेटेड हिस्सा कौन सा है। तो स्टूडेंट, मैनेजमेंट साइंस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम मैथमेटिकल मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डिलीवरी कंपनी है जैसे टीसीएस या लिपिड्स। तो स्टूडेंट, वो मैनेजमेंट साइंस को इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं कि डिलीवरी ट्रकों के लिए शहर में कौन सा रास्ता सबसे कम खर्च है और कितना शॉर्टकट है, और इसका इनको फ़ायदा क्या होगा कि उनके पेट्रोल और वक्त की बचत हो जाएगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोडक्शन और डिलीवरी से है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इस बात को यकीनी बनाती है कि टायर, इंजन, सीट एक्यूरेट टाइम पर असेंबली लाइन पर पहुंचे। यानी कि स्टूडेंट, असेंबली लाइन हम कहते हैं पैदावार जहां पर चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, जिस पॉइंट पर या जिस स्पेसिफिक प्लेस पर। तो स्टूडेंट, ये सारा अमल एक प्रोसेस होता है। इसके बाद स्टूडेंट, MIC, ये एक्सटेंशन आपसे अक्सर पूछी जाती है कि MIC स्टैंड फॉर। स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है, हमारे मैनेजमेंट के इस सब्जेक्ट में MIC स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट, ये आजकल की दुनिया में सबसे आम है। इसका ताल्लुक कंप्यूटर मबनी इंफॉर्मेशन को डिज़ाइन करना और लागू करना है ताकि मैनेजर को इंफॉर्मेशन मिल सके। स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखें कि आजकल कम्युनिकेशन बहुत अहम हो गई है और कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स। स्टूडेंट, कॉन्टेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स एक नया नुक्ता नज़र है। जैसे कि हमने क्लासिकल व्यू पॉइंट में देखा, ये सारी हिस्ट्री थी जो हमने लेक्चर नंबर 9 तक पढ़ी। स्टूडेंट, ये आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि अब नेक्स्ट
हिस्ट्री के रिलेटेड हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने जा रहे, सारे कॉन्सेप्ट हम लेक्चर 9 तक पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, कॉन्टेम्प्रेरी व्यूज़ के बेसिकली 2 थ्योरीज थी, हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, इस थ्योरी में हमें बताया गया है कि जो हमारा तंजीम है वो एक लिविंग बॉडी है। लिविंग बॉडी किस तरह से कि इसमें दिल, फेफड़े, दिमाग सब एक जैसे अहम हैं। क्या हम कह सकते हैं कि दिल फेफड़ों से ज़्यादा अहम है या दिमाग जिगर से ज़्यादा अहम है? तो नहीं, ये तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक काम करना छोड़ दे तो पूरा जिस्म काम करना छोड़ देता है। तो स्टूडेंट, इन्होंने इस व्यू में, सिस्टम थ्योरी में बेसिकली बताया है कि हमारी तंजीम के तमाम हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की पर किसी एक का हिस्सा नहीं होता, बल्कि तमाम लोग मिलकर हमारी तंजीम को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हाईली रैंक करवाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, कॉन्टेंजेंसी थ्योरी। स्टूडेंट, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि कॉन्टेम्प्रेरी व्यू पॉइंट्स को हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो इन्हें हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट इन हाउ मैनी वेज वी डिफाइन और डिवाइड कॉन्टेम्प्रेरी ओवर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट, आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से करेक्ट आपने चूज करना है सिस्टम थ्योरी एंड कॉन्टेंजेंसी थ्योरी। स्टूडेंट, कॉन्टेंजेंसी थ्योरी ये एक क्लासिकल नज़रिया था। अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था कि वन बेस्ट वे को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्टूडेंट, ये नज़रिया कहता था कि किसी भी काम को करने का एक बेहतरीन तरीका होता है, लेकिन कॉन्टेंजेंसी थ्योरी ने इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। तो स्टूडेंट, ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नज़रिया था जिसने वन बेस्ट वे को डिनाई कर दिया, तो वो था कॉन्टेंजेंसी थ्योरी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आप एक आर्मी यूनिट के मैनेजर हैं, क्या आप सिपाहियों से पूछेंगे कि आपका ख्याल क्या है कि हम दुश्मन पर हमला करें या नहीं? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, आप हुक्म देंगे कि हमला करें क्योंकि वक्त की ज़रूरत है ये। इस तरह स्टूडेंट, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर हैं तो क्या आप अपनी वर्कर्स को ये कहेंगे 9 बजे से 5 बजे तक कोडिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो, आइडिया हो ना हो, कोई तुक बनती ना हो, बस आपने कोडिंग करनी है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम उसे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इस तरह स्टूडेंट, एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके असूल और जो रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, उसकी ज़रूरतें कुछ और होती हैं। इस तरह जो छोटी तंजीम होती है उसके कम असूलों के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर सकती है। लिहाजा स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि बेहतरीन मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करती है? बेहतरीन मैनेजमेंट तंजीम के साइज़, टेक्नोलॉजी कैसी है, माहौल कैसा है और मुलाजमीन कैसे हैं, इस पर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमर्जिंग व्यूज़। बेसिकली स्टूडेंट, इमर्जिंग व्यूज़ में हम देखेंगे कि बदलते ज़माने के साथ हमारे मैनेजर्स को किन किन मसाइल का सामना है या उन्हें किस तरह से खुद को अपडेट करना है। सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट, आज का मुकाबला सिर्फ किसी मोहल्ले की दुकान या अपनी सरहद तक नहीं है। आज की जो तंजीमें हैं वो उनमें जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ख़त्म हो गए हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, पाकिस्तान में बैठा एक फ्रीलांसर अमेरिका में बैठे किसी क्लाइंट का काम कर रहा है, तो स्टूडेंट उसका मुकाबला अपने पाकिस्तानी फ्रीलांसर से नहीं, बल्कि उसका मुकाबला इंडिया, फिलिपाइन या दुनिया के हर बेहतरीन फ्रीलांसर से है। इसी तरह स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। स्टूडेंट, ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक अफराद या ग्रुप की मुनज़्ज़म कोशिशों के ज़रिए अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हैं। हम इनोवेशंस लेकर आते हैं और वैल्यूज़ पैदा करते हैं जिससे तरक्की होती है।
स्टूडेंट इसको मैं आसान अल्फाज में आपको इस तरह समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ने देखा कि हमारे मुल्क में लोगों को टैक्सी बुक करने में बहुत दुश्वारी आती है, तो उसने क्या किया, एक ऐप बना दी। वो ऐप या वो कंपनी पूरे मुल्क में फैल गई। ये इंटरप्रेन्योरशिप है। तो स्टूडेंट इसके हमारे पास फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो इनोवेशन आती है, ग्रोथ होती है, और इस तरह बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में स्टूडेंट इसका मतलब है बिजनेस करना। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि इंसान के रिज़्क का 9 हिस्से, इंसान के रिज़्क के 9 हिस्से बिजनेस में हैं और 1 हिस्सा जॉब में है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई बिजनेस लॉन्च करते हैं उसके साथ बहुत सारे इंसान जुड़ जाते हैं, बहुत से घरों का चूल्हा जलता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी बिजनेस करने को रिकमेंड किया है। नंबर सी पर हम पढ़ते हैं मैनेजिंग इन आ ई कॉमर्स वर्ल्ड। स्टूडेंट ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ई कॉमर्स, इंटरनेट पर चीज़ों की खरीदो फरोख्त, जैसे दराज, जैसे अमेजोन। और ई बिज़नेस, स्टूडेंट ई बिज़नेस इससे कहीं बड़ा है। इसमें तंजीम अपने तमाम कामों, मुलाजमीन, सप्लायर्स, कस्टमर इंटरनेट के ज़रिए से करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक कंपनी है जो अपने मुलाजमीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है, अपने सप्लायर से ऑनलाइन माल मंगवाती है और कस्टमर को ऑनलाइन पहुंचाती है। तो स्टूडेंट आज के दौर के मुताबिक हर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मार्केट में compete करने की कोशिश कर रही है, अपना लोहा मनवा रही है, उसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बहुत ग्रो कर रही है। और कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट तब तक हाईली रैंक नहीं कर सकती जब तक कि वो खुद को अपडेट नहीं करती टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो स्टूडेंट डी पर हम पढ़ते हैं नीड फॉर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट इसमें हम यही देखते हैं कि आज की दुनिया में अगर नई इनोवेशन नहीं लाएंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपने अपने बचपन में नोकिया का एक सेट देखा होगा, नोकिया का फ़ोन। तो स्टूडेंट आजकल बहुत बहुत ही रेयरली मिलते हैं नोकिया के सेट्स। ऐसा क्यों हुआ? वो कंपनी क्यों ख़त्म हो गई? वो इसलिए ख़त्म हो गई कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो इनोवेशन नहीं लेकर आई। वो समझते रहे कि कैमरा अच्छा है तो फ़ोन बिकेगा, लेकिन दुनिया एंड्रॉयड की तरफ जा रही थी। इनके मैनेजर्स ने तब्दीली को कबूल ही नहीं किया। स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आज का कस्टमर सस्ती चीज़ें नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी मांगता है। स्टूडेंट ये एक मुकम्मल कॉन्सेप्ट है जो हम TQM थ्योरी में पढ़ेंगे, जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में दी गई है। स्टूडेंट कस्टमर की फ़िलॉसफी पर तवज्जो देना, कस्टमर की नीड को पूरा करना और मुसलसल इम्प्रूवमेंट लेकर आना, यही इस थ्योरी में बयान किया गया है। स्टूडेंट ये MCQ आपसे बहुत पूछा जाता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी या फिर किसने TQM पर काम किया था? तो स्टूडेंट वो थी W एडवर्ड डिमिंग। तो स्टूडेंट इन्होंने बहुत काम किया था। और स्टूडेंट ये थे कौन? ये एक शेफ थे। स्टूडेंट ये इसकी एब्रीविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको TMQ दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि स्टैंड फॉर। तो आपने जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट TQM बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कम लागत में ज़्यादा पैदावार किस तरह बनाई जाए। सिर्फ ज़्यादा पैदावार नहीं बल्कि बेहतर क्वालिटी भी, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो कम चीज़ें ज़ाया होती हैं और कस्टमर बार बार आता है। स्टूडेंट आज हमने बेसिकली बहुत डिटेल्ड में अपने लेक्चर नंबर 10 को पढ़ा, जिसमें हमने आज के दौर की ज़रूरियात और जिद्दतों को बहुत तफसील से पढ़ा है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। स्टूडेंट इसमें भी 2 टर्म्स यूज हुई हैं। सबसे पहले है लर्निंग, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि ये एक ऐसी तंजीम है जिसने मुसलसल लर्निंग करनी है। इसने नए
तरीक़ों को अडॉप्ट करना है, इसने चेंजेस करनी है, और जैसे ही उसे कोई गलती बताता है या फिर उसका कोई ग्लिच नज़र आता है, उसने उस गलती से सीख कर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। यानी कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख कर अपना फ्यूचर में अच्छे डिसीजन लेना। तो इसमें इसे हम किस में पढ़ते हैं? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में। स्टूडेंट, इसके बाद है नॉलेज मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा कल्चर है जहाँ तंजीम के लोग मुनज़्ज़म तरीके से नॉलेज हासिल करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि कारकर्दगी बेहतर हो सके। ऐसा ना हो कि एक तजर्बाकार मुलाजम रिटायर हो जाए और उसका सारा इल्म सिर्फ उसी के पास हो। तो स्टूडेंट, इसके अंदर बेसिकली हम नॉलेज गेटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक्स समझाई जाती हैं, आपको आपका काम समझाया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद दी बेस्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हमारे इस लेक्चर का, थ्योरी जी। स्टूडेंट, थ्योरी जी हमारे पास विलियम ऑची ने पेश की थी। ये थ्योरी अमेरिकन और जापानी मैनेजमेंट स्टाइल का मिक्सचर है। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज बहुत बार पूछा गया है, बल्कि ये क्विज में भी आया है कि थ्योरी जी किसने प्रपोज की थी और ये कौन से दो पॉजिटिव एस्पेक्ट को कंबाइन करके बनाई गई। तो स्टूडेंट, अमेरिकन और जापानीज एस्पेक्ट को कंबाइन करके ये थ्योरी बनाई गई। स्टूडेंट, इसका बेसिकली हमारे पास मकसद क्या था? स्टूडेंट, इस थ्योरी का मकसद इन दोनों के बेहतरीन पहलुओं को मिलाना था, यानी इज्तमाही काम करना लेकिन इनफरादी जिम्मेदारी भी लेना। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तमाम लोगों का जो पर्पस है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रैंक करवाना है। ये तो हो गया इनका इज्तमाही पर्पस, यानी कि ओवरऑल जो उनका गोल है। लेकिन इसके साथ साथ हर फर्द की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, अपना काम रिस्पॉन्सिबली करे। यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर जो थ्योरी बनी वो थ्योरी जी थी। हमने इससे पहले दो थ्योरीज और पढ़ी हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको फॉल 2025 की जीबीडी भी इसी चैनल पर मिलेगी। जीबीडी का सल्यूशन मैंने इसीलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि आपकी जो जीबीडी है वो बेसिकली इसी लेक्चर से आई है। तो जब तक आप इस लेक्चर को समझेंगे नहीं तो आपको जीबीडी की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी जीबीडी भी मिल जाएगी। स्टूडेंट, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्लेलिस्ट भी है और इसके साथ साथ हैंडआउट भी मौजूद हैं। तो आप जल्दी से इसी हाईलाइटेड हैंडआउट को पढ़ें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।